मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ सह आचार्य MSJ कॉलेज में सह कार्यरत हूँ। आज आपको MA प्रीवियस का जो सेकंड पेपर है उसमें मीरा मुक्तावली जो पुस्तक है, आज उसकी भाषा यानी मीरा की जो मुक्तावली है, मीरा के पदों की भाषा जो है उसके बारे में, यानी हमने पिछले वीडियो में मीरा का काव्य सौंदर्य देखा था और काव्य सौंदर्य में हमें दो पक्ष काम में लेने होते हैं। तो आज मैं आपको मीरा के काव्य सौंदर्य के कला पक्ष के बारे में बताऊंगी। कला पक्ष को अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं और कला पक्ष के अंतर्गत हम कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, कौन सी भाषा है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, यानी लिखने का जो तरीका, लिखने की जो शैली होती है, अर्थात कवि या कवित्री किन किन माध्यमों से अपने विचारों को व्यक्त करता है, उन बिंदुओं को हम कला पक्ष के अंतर्गत लेते हैं। अभिव्यक्त करने का जो तरीका होता है उसे हम कला पक्ष के अंतर्गत लेते हैं। मीरा के कला पक्ष के काव्य सौंदर्य में कला पक्ष के अंतर्गत सर्वप्रथम हम भाषा की बात करेंगे। भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लें कि विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं। अब मीरा की भाषा के बारे में यदि हम बात करें तो मीरा ने न केवल ब्रजभाषा का प्रयोग किया है बल्कि उनके पदों में हमें राजस्थानी भाषा भी मिलती है, गुजराती भाषा के भी शब्द मिलते हैं, कुछ शब्द हमें पंजाबी भाषा के भी मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मीरा ने अपने पदों में मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। यानी उनके पदों को जब हम देखते हैं तो हमें इन सभी भाषाओं के शब्द हमें मिलते हैं, इन सभी भाषाओं का प्रयोग हमें मिलता है। और अगला बिंदु हम देखेंगे लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ लोक अनुभव की ऋचाएँ हैं, यानी लोक उक्ति यानी लोगों के द्वारा कही गई जो उक्ति होती है, जो कथन होता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहावत भी कहा जाता है। इनमें लोक जीवन के युग युग के अनुभवों का सार संचित है। जन जन जीवन के ये व्यावहारिक सूत्र हैं। जीवानुभव पर आधारित होने के कारण इनकी व्यंजना बड़ी मार्मिक और गहरी होती है। मीरा के पदों की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने जिन लोकोक्तियों का प्रयोग किया है जिससे अभिव्यंजना में तीव्रता आ गई है, हम कुछ उनके ऐसे पदों की पंक्तियां देखेंगे जिनमें लोकोक्ति है। जैसे दाझा ऊपर लूण लाग्यो हिवड़ो करवत सारियो, जले पर नमक छिड़क गया, नाचण लागी है तब घूंघट देखो कै लोक लाज तिनका ज्यों तोड़ियो, हस्ती की असवारी पाछे लाख कुतिया भूखे, यानी वही हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। इस तरह की लोकोक्तियों का प्रयोग मीरा ने अपने पदों में किया है। अब हम देखते हैं शब्द योजना। शब्द योजना में उन्होंने किन किन भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है ये भी जान लेना आवश्यक है। राजस्थानी भाषा। मीरा के पदों में प्रयुक्त राजस्थानी के तद्भव देशी शब्दों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी पूरी सूची देना संभव ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने शब्दों का प्रयोग किया है। जब हम उनकी भाषागत स्वरूप की राजस्थानी भाषा देखते हैं तो इसमें इनके देशज शब्दों का बाहुल्य, यानी देशज शब्द बहुत मिलते हैं। देशी शब्द यहाँ केवल कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगी, जैसे कांकड़, झिरमिट, कालर, कंटक, गहना, अपूठी, कोल, कुंडी, दल के शमण, पाज, राती, यानी इस तरह के कई शब्द हैं। जीवड़ो, ओ लगियो, ये ऐसे शब्द हैं जो हमें राजस्थानी शब्द लगते हैं। अगला है विदेशी शब्द। मीरा की शब्द योजना पर
विचार करने पर हम ये देखते हैं कि राजस्थानी के तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग तो किया ही है, किंतु उनकी भाषा में हमें विदेशी शब्द जैसे अरबी, फारसी, इन शब्दों का भी यत्र तत्र प्रयोग मिलता है। जैसे साहिब, दरद, तकसीर, हाजिर नाजिर, महरी, फेस, सदके, यानी ये जो शब्द हैं ये इनके विदेशी शब्द हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे तद्भव शब्दों का प्रयोग। मीरा में प्रयुक्त तद्भव शब्दों के कुछ राजस्थानी रूपांतरण हमने देखे, और अब हम देखेंगे कि तद्भव जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है वो किस प्रकार से किया है। कि जैसे हम देखते हैं रत्नाकर, हृदय, मार्ग, ये मार्ग होता है जैसे, तो तद्भव क्या हो गया, मार्ग। अविनाशी, भूसागर, भवसागर, यानी इस तरह के भस्म, कोयल, स्नेह, भूकण, शीस, शबद, मोक्ष, ये सारे शब्द यानी किसके हैं, ये लोक भाषा के तद्भव, यानी तद्भव शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। और उसके बाद में हम देखेंगे लोक भाषा के प्रचलित शब्द। मीरा के काव्य में उपलब्ध लोक तत्व हम देखते हैं, तो लोक भाषा के शब्दों के विषय में भी हमें बात कर लेनी आवश्यक है। वैसे मीरा की भाषा के प्रसंग में हमने देखा कि उनकी भाषा में राजस्थानी, गुजराती, ब्रज भाषा, पंजाबी, इन शब्दों का प्रयोग है, इन भाषाओं का प्रयोग है। किंतु हम ये देखेंगे कि मीरा के पदों में हमें लोक भाषा के प्रचलित शब्द भी मिलते हैं। मीरा के देश शब्दों के कुछ उदाहरण हमने देख लिए। मीरा की मातृभाषा लोक भाषा मानी जाती है। वैसे मीरा के पद गुजराती, ब्रज आदि प्रांतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं, तथापि मीरा की समष्टि रूप काव्य की भाषा राजस्थानी ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मीरा के पदों की लोकप्रियता का कारण उनमें व्यक्त प्रेमानुभूति की सच्चाई और अकृत्रिमता तो है ही, उनकी भाषा का ये लोक पक्षीय रूप भी मुख्य है, जिसके फलस्वरूप वे संतों व भक्तों की नहीं अपितु हर धर्म प्राण गृहिणी की कंठहार बने हुए हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि कृष्ण की अनन्य अनुरागिनी और प्रेम दीवानी मीरा का काव्य लोक जीवन के अंतरंग में स्पर्श प्राणवान है, और इसीलिए उन्होंने राजस्थानी भाषा के लोक भाषा का प्रयोग माना है। इस प्रकार से हमने देखा कि मीरा के अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत अब इसमें हम देख सकते हैं कि इन्होंने कई जगह जो है मुहावरों का भी प्रयोग किया है। जैसे मुहावरे जो हैं इन्होंने इनके पदों को हम जब देखेंगे तो इनके पदों में मुहावरों का भी प्रयोग हमें यत्र तत्र मिलता है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मीरा के काव्य सौंदर्य को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं।